नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है अल्फांस दोदे की लिखी कहानी अंतिम कक्षा। उस सुबह मुझे स्कूल जाने में बहुत देर हो गई थी और मुझे डर लग रहा था कि श्रीमान हैमल मुझे डांटेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वे हमसे कृदंत के बारे में पूछेंगे और मुझे कृदंत का क भी पता नहीं था। एक क्षण के लिए मेरे मन में विचार आया कि आज स्कूल न जाऊं और यही मैदान में खेलूं। उस दिन मौसम बिल्कुल सुहाना और आसमान एकदम साफ था। मैं पेड़ों से आ रहे पंछियों के चहकने की आवाज को साफ साफ सुन रह सकता था। और फिर मैंने आशा मशीन के पीछे रीपर मैदान में प्रूसियन सेना को मार्च करते देखा। यह सब मुझे कृदंत के नियमों से बहुत अच्छा लग रहा था, पर मैं इन सब को छोड़कर तेजी से स्कूल की तरफ दौड़ा। मैं टाउन हॉल से गुजरते हुए देखा कि वहां के नोटिस बोर्ड के आसपास लोग इकट्ठे हैं। विगत 2 वर्षों से इस जगह से ही हमें सारे बुरे समाचार प्राप्त होते हैं, जैसे युद्ध में हार, अधिग्रहण, हेडक्वार्टर के आदेश। और मैंने बिना रुके सोचा, अब क्या हुआ। फिर जब मैं दौड़ते हुए उधर से गुजर रहा था, तब वाचर लोहार जो अपने सहायक के साथ वहां पोस्टर पर लिखों को पढ़ रहा था, मेरी तरफ चिल्लाकर, दौड़ो मत बच्चे, आज तुम्हें स्कूल पहुंचने में देर नहीं होगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, और मैं हाँफते हुए श्रीमान हैमल के अहाते में पहुंच गया। सामान्य कक्षा शुरू होने पर काफी शोर होता था, जो गली तक सुनाई देता था। कुछ डेस्क खुले होते और कुछ बंद। हम लोग अच्छी तरह से याद करने के लिए कान पर हाथ रखकर जोर से पाठों को दोहराते और शिक्षक अपनी लंबी इंच को मेज पर पटकते हुए कहते, थोड़ा धीरे। मैं सोच रहा था कि कैसे मैं बिना ध्यान में आए अपने बेंच पर बैठ जाऊं। उस पर दिन वहां नीरव शांति पसरी थी, जैसे कि कोई रविवार का दिन हो। खुली खिड़की से मैंने देखा कि मेरे सभी सहपाठी अपनी जगह पर पहले से ही बैठे हुए हैं, और श्रीमान हैमल लोहे की वही इंच के लिए कक्ष में इधर उधर चिंतामग्न टहल रहे हैं। इसी घनघोर शांति में मुझे दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश करना था। आप सोच सकते हैं मैं कितना लज्जित और डरा सहमा होगा। खैर, कुछ नहीं हुआ। श्रीमान हैमल ने मुझे बिना क्रोध के देखा और बड़ी धीरे से कहा, मेरे नन्हे फ्रांज, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ। हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे। मैं अपनी बेंच की तरफ गया और थम से अपनी जगह पर बैठ गया। तब जाकर मैं अपने डर से उबर आया और ध्यान किया कि हमारे शिक्षक ने आज अपनी खास हरे रंग की कोट, झालदार टाई और रेशमी काली टोपी पहनी है, जो वे स्कूल निरीक्षण के दौरान या फिर पुरस्कार वितरण के दिन पहना करते थे। इसके अलावा पूरी कक्षा आज असाधारण रूप से शांत एवं गंभीर थी। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक मुझे यह देखकर लगा कि क्लास के पीछे की सीटों, जो अक्सर खाली रहती थी, वहां आज गांव के लोग बैठे थे, और वे सब भी हमारी तरह शांत थे। त्रिकोण टोपी में वृद्ध हौसर, पूर्व मेयर डाकिया और फिर और भी लोग मौजूद थे। सभी लोग दुखी दिख रहे थे, और हौसर एक पुरानी कुतरी हुई ककहरा की किताब लाए हुए थे, जिन्हें उन्होंने अपनी गोद में खोल कर रखी हुई थी, और अपने मोटे चश्मे से अक्षरों को देखने की कोशिश कर रहे थे। यह सब देखकर मैं हैरत में था। तभी श्रीमान हैमल अपने कुर्सी से उठे और उसी धीर, गंभीर और शांत आवाज में सभी बच्चों को संबोधित किया। मेरे बच्चों, यह आखिरी पाठ है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। बर्लिन से आदेश आया है कि अब अल्सास और लोरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। कल नए शिक्षक आ रहे हैं। आज यह फ्रेंच का अंतिम पाठ है। मैं आपसे सभी से आग्रह करता हूँ कि आप ध्यान से सुने। ये शब्द मुझे परेशान एवं दुखी कर रहे थे। आह, कितना मनहूस दिन था यह। अब मुझे समझ में आया कि यह वही आदेश था जो टाउन हॉल पर लगा हुआ था, मेरा फ्रेंच का अंतिम पाठ। मैं बड़ी मुश्किल से लिख पाता था।
अब क्या मैं कभी सीख पाऊंगा? इसलिए मेरा वहां ठहरना जरूरी था। अब मुझे अपना गुजरा हुआ वक्त वापस चाहिए था। जो कक्षाएं मेरी घोंसले के पीछे दौड़ने और सार नदी में तैरने के कारण छूट गई थी, उन्हें मैं फिर से करना चाहता था। जो पुस्तकें अभी कुछ समय पहले तक बहुत उबाऊ और बोझिल जान पड़ती थी, मेरा व्याकरण, मेरा गौरवमय इतिहास, अब ये सब मुझे पुराने अंतरंग मित्र लगने लगे, जिससे बिछड़ने का दर्द मेरे लिए असहाय था। श्रीमान हैमल भी मुझे अच्छे लग रहे थे, और उनके दंड एवं उनके इंच की मार मैं भूल चुका था, क्योंकि अब लग रहा था कि मैं उन्हें फिर कभी देख नहीं पाऊंगा। बेचारे श्रीमान हैमल बहुत अच्छे आदमी थे। अब जाकर मैं समझा कि आज ऐसा क्यों है। क्यों आज गांव के बूढ़े लोग कक्ष में आकर पीछे बैठे हैं, और क्यों रविवार की अच्छी आदतें आज दिखाई दे रही हैं। आज ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वृद्ध लोग पछतावा कर रहे हैं कि वे पहले प्रायः क्यों नहीं इस विद्यालय में आए। यह एक तरीका था जिससे उस शिक्षक के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने हो, जिससे बड़ी लगन से अपने जीवन के बहुमूल्य 40 वर्ष इस विद्यालय एवं गांव की सेवा में समर्पित कर दिया हो। एवं दूसरा, यह अपने देश प्रेम को प्रदर्शित करने का जरिया था। अभी मैं अपने उन्हीं विचारों में खोया ही था कि सुना कि मेरा नाम पुकारा जा रहा है। अब मेरे बोलने की बारी थी। मुझे कृदंत का लंबा एवं प्रसिद्ध नियम ऊंची एवं स्पष्ट आवाज में बताना था, और कोई गलती भी नहीं होनी चाहिए थी। पर मैं पहले ही शब्द पर लड़खड़ा गया। भारी मन से सर झुकाए अपनी जगह पर खड़ा रहा। मैंने श्रीमान हैमल को कहते सुना, मेरे प्यारे फ्रांज, मैं तुम्हें अब नहीं डांटूंगा। पहले ही तुम बहुत ज्यादा डांट खा चुके हो। तुम्हारे लिए उतना काफी है। रोज हम खुद से कहते हैं, वाह, अभी तो काफी समय है, मैं कल पढ़ लूंगा। और तुम देख रहे हो क्या हुआ। ओह, तुम्हारे आलसास के लिए बहुत दुर्भाग्य है कि हम आज का काम कल पर टाल देते हैं। अब ये लोग अधिकतर से कह सकते हैं कि कैसे फ्रांसीसी हो, अपने आप को फ्रांसीसी कहते हो, एवं अपनी भाषा को न पढ़ना जानते हो और न ही लिखना। पर मेरे बदनसीब फ्रांज, इन सब में तुम्हारा दोष उतना नहीं जितना हम सब का है। हम सभी उनके लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं। हम सभी को खुद से पूछना होगा कि हमने अपनी तरफ से क्या किया। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी पढ़ाई पर उचित ध्यान नहीं दिया। वे तुम्हें चंद पैसों की खातिर खेतों में एवं मिल में काम करने के लिए भेजते रहे। खुद मैं भी कम दोषी नहीं हूँ। क्या मैंने तुम्हें पढ़ने के बजाय बाग में पौधों को खींचने के लिए नहीं भेजा? और जब मुझे ट्राउट मछली पकड़ने जाना होता था, तो क्या तुम्हें छुट्टी देने में मुझे झिझक होती थी? और इस तरह से बात करते करते श्रीमान हमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में बोलना शुरू किया। उन्होंने बताया कि फ्रेंच भाषा दुनिया की सबसे बेहतरीन भाषा है। यह सबसे ज्यादा सुगठित, संगठित एवं स्पष्ट है। हमें इसे अपने बीच जिंदा रखना होगा एवं इसे कभी भूलना नहीं होगा, क्योंकि जब आदमी गुलाम होता है, तब उसके लिए उसकी गुलामी से आज़ादी की एकमात्र कुंजी उसकी अपनी जबान होती है। फिर उन्होंने व्याकरण लिया और हमें एक पाठ पढ़ाया। मैं यह देखकर हतप्रभ था कि इतनी आसानी से मैं कैसे समझ गया। उन्होंने जो कुछ मुझसे कहा, मुझे बेहद सरल लगा। मुझे महसूस हुआ कि पहले कभी मैंने इतनी तन्मयता से उन्हें नहीं सुना, और न ही उन्होंने पहले कभी इतने धैर्य के साथ हमें समझाया। कोई भी कह सकता है कि यह सज्जन आदमी आज जाने से पहले अपना समूचा ज्ञान जन्म घूंटी की तरह हमें एक ही झटके में पिला देना चाहता है। पाठ समाप्त होने पर हमने लिखने का काम शुरू किया। उस दिन के लिए श्रीमान हैमल ने बिल्कुल नए शब्दों को तैयार किया था। उन्होंने बेहद सुंदर अक्षरों में लिखा, फ्रांस, अल्सास, फ्रांस, अल्सास। ऐसा लग रहा था कि पूरे कक्ष में हमारे देश के डंडे
में ये सब झंडे की तरह लहरा रहे हैं। यह ध्यान देने वाली बात थी कि हम पढ़ रहे थे और कक्ष में एकदम सन्नाटा पसरा था। हम केवल कागज पर कलम के घिसने की आवाज सुन सकने थे। तभी कुछ कोचवाच कीड़े कक्ष में प्रवेश किए, पर उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि उन छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया जो केवल लकीरें खींच रहे थे। वे इतनी तन्मयता एवं लगन से अपने काम में लगे थे जैसे लकीर भी फ्रेंच में खींच रहे हो। विद्यालय की छत पर कुछ हल्की आवाज में कबूतर गुटुर कर रहे थे और उन्हें सुनकर मैंने खुद से पूछा, क्या इन्हें भी जर्मन में गाने के लिए मजबूर किया जाएगा? कभी कभी मैं अपनी कॉपी से नजर उठाता तो मुझे श्रीमान हैमल अपनी कुर्सी में स्तब्ध स्थिर नजर आते एवं उनकी नजरें आसपास की चीजों को अलपक देखती दिखाई दे रही थी, मानो वे अपनी नजरों में स्कूल की हर चीज को कैद कर लेना चाहते हों। सोचिए, पिछले 40 वर्षों से वे इसी जगह पर है। वही अहाता, वही कक्ष, सब कुछ उनकी आंखों के सामने बिल्कुल उसी तरह से है। केवल बदले हैं डेस्क एवं ब्रेंच जो रगड़ने से घिस चुके हैं, अहाते का अखरोट जो अब काफी लंबा हो गया है एवं हाथ की लताएं जो अब खिड़कियों से लेकर छत तक की शोभा बढ़ा रही है। यह क्षण निसहाय आदमी के लिए कितना कष्टकर एवं हृदय विदारक होगा जो अपनी चीजें छोड़कर जा रहा है। उनकी बहन ऊपर के कमरे में आ रही थी और ट्रंक बंद करने की आवाज आ रही थी, क्योंकि उन्हें हमेशा के लिए कल यह प्रांत छोड़कर जाना था। फिर भी हमने आखिर क्षण में भी हमें पढ़ाने का साहस था। सुलेख की कक्षा के बाद हमने इतिहास का पाठ पढ़ा। तदुपरांत छोटे बच्चों ने एक साथ ककहारा का पाठ पढ़ा। बा बे बी बो ब्यू। कक्ष के अंतिम पंक्ति में बैठे वो वृद्ध हैंसर अपना चश्मा उठाते हुए और थे, अपनी गर्दन उनकी वर्णमाला की पुस्तक उनके हाथ में थी एवं बच्चों के साथ वे भी वर्णों का उच्चारण कर रहे थे। हम देख रहे थे कि वह किस तरह से इसमें भाग ले रहे थे। उनकी आवाज की भावुकता की वजह से लड़खड़ा रही थी। यह सुनने में बड़ा ही हास्यपद लग रहा था और हमें इस पर रुलाई और हंसी दोनों आ रही थी। ओह, मुझे यह अंतिम कक्षा हमेशा याद रहेगी। अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए और फिर आंजलेस की प्रार्थना का समय हो गया। ठीक उसी क्षण ड्रिल से वापस लौट रहे जर्मन सैनिकों के ट्रम्पेट की आवाज खिड़की से आने लगी। श्रीमान हैमल अपनी कुर्सी से उठ खड़े हो गए और उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। इतने बड़े आज तक वे मुझे पहले कभी नहीं लगे। उन्होंने कहा, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मैं पर उनका गला रूंध गया और वे कहते कहते रुक गए। वे अपना वाक्य पूरा नहीं कर सके। फिर वे एक खड़िया लेकर श्यामपट्ट की तरफ मुड़े और अपना सारा साहस बटोरकर पूरी शक्ति के साथ वे जितना बड़ा लिख सकते थे उतने बड़े अक्षरों में लिखा, फ्रांस जिंदाबाद। फिर वे कुछ क्षण वहां रुके, अपना सिर दीवार पर टिकाए बिना कुछ बोले उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया, बस हो गया, आप लोग जाइए। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।